Alright, so good evening all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So this is the first lecture of topic number 8 Back to Basics Political Science Revision Series. हम लोग एक्चुअली पेपर 2 सेक्शन 1 कर रहे हैं, जिसमें अंदर हमने टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 7 तक खत्म किया है. आज हम लोग टॉपिक 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं. अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो 2-3 पार्ट में कर लेंगे इसको भी. टॉपिक में एक बार सिलेबस में क्या दिया पढ़ लेता हूँ. इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO, सोशलिस्ट इकोनॉमीज, CMEA, थर्ड वर्ल्ड डिमांड क्या है NIO के बारे में, एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे हुआ. तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में टॉपिक है. सर इसको ओपन कर लीजिए एक बार. शैल वी आल्सो गो थ्रू PYQs वंस, एक बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पहले. हाँ वो सही रहे. उस डॉक्यूमेंट में देखना एक बार है क्या है, अगर है तो पढ़ लेंगे. सर लेफ्ट वाला स्क्रॉल कर लीजिए, लेफ्ट में, इसमें नहीं करेंगे. हाँ उसमें स्क्रॉल कर लो नीचे, जल्दी मिलेगा आपको. यही है ना. हाँ यही है ना. हाँ. तो सिलेबस, हाँ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्विकली, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस आई जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स. तो सिलेबस अपन ने देख लिया. ब्रेटन वुड्स, WTO, सोशलिस्ट से CMEA, थर्ड वर्ल्ड डिमांड एंड NIO एंड ग्लोबलाइजेशन. तो क्वेश्चन इसी के बारे में होंगे. मैं जस्ट क्विकली बोलता हूँ. जर्नी स्केच करनी है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, वाशिंगटन कंसेंसस से प्रेजेंट अभी तक कैसा है. फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, G7, GATT and other structures are designed to serve the interest of transnational companies, banks and investment firms in a new imperial age. तो इसको substantiate करना है with examples. फिर how far the world mechanism dominated by IMF and World Bank is legitimate and relevant. इसमें measures क्या क्या कर सकते हो efficient बनाने के लिए. हाँ एक और क्वेश्चन सिमिलर है कि how far international economic justice order is unjust and hegemonic. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट कैसा है ये प्रूव करना है इसमें. फिर एक और है कि चैलेंजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के आज में, एंड आर वी एंटरिंग इनटू एरा ऑफ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन. तो ये एक टॉपिक है. फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट रोल ऑफ USA इन WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे. एक और है कि स्टॉल्ड जो दोहा राउंड ऑफ WTO नेगोशिएशन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है. फिर हाउ आर राइजिंग पावर्स चैलेंजिंग अमेरिका एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एक टॉपिक है. फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल कैसा है IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन वगैरह इन ट्रांसफॉर्मिंग डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही है. हाउ फार WTO IMF हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. फिर नेक्स्ट है लीडरशिप रोल ऑफ इंडिया क्या है WTO नेगोशिएशंस में. फिर GATT ट्रीटी एंड डेवलपिंग कंट्रीज का रिलेशनशिप में कमेंट करना है. नेक्स्ट है NIO के बारे में. फिर एशिया का क्या प्रिडोमिनेंट रोल रहेगा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में एंड चैलेंजेस क्या है उसमें. ठीक है स्टार्ट करते हैं यार, उसी में करते हैं पहले वाले जो वेबसाइट में से. प्लीज पढ़ लीजिए सर. इसको समराइज कौन करेगा अभी बोल दीजिए, कौन करेगा. कोई भी लीड ले सकता है. ठीक है चलो पहला वाला मैं कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए सर. हाँ हाँ. International Economic System, WTO and IMF. Evolution of International Economic System from Bretton Woods to WTO. Liberal International Economic Order (LIO) was established after the Second World War. It was believed that LIO is conducive for peace. 14 points of Woodrow Wilson, Golden Arches of Theory. However, USA established the order because USA's prosperity is dependent on free trade.
Up till Second World War, British was fulfilling the responsibility. After weakening of Britain, USA had to come forward to establish the order. It is supported by hegemonic stability theory given by scholars like Robert Gilpin. According to the theory, there is no invisible hand in the international political economy. There is need of global policeman. IMF, World Bank, GATT are the pillars of new international economic order. Present status of global international liberal economy. USA, which has built the liberal international economic order and has been the champion of globalization, free trade, economic interdependence, has adopted the entirely opposite policy, that is America First. America First is not only feature of a strategic policy but also foreign trade policy released in 2018. Currently, USA has initiated tariff war. Many of US decisions are unilateral. For example, utilizing the clause of import surge, USA has imposed safeguard tariffs on solar cells and washing machines. Using the National Security Clause, USA has imposed 25% tariff on steel and 10% tariff on aluminum from all countries, though the National Security Clause is only meant for enemy countries. Trade war between USA and China, we can say that it was triggered by USA first by increasing the tariffs on imports from China. USA has also tried to undermine the platform of G7, APEC. USA has threatened to come out of NAFTA, calling its worst trade deal ever. Trump also declared WTO as the worst trade deal ever made, and if it does not shape up, USA will withdraw from WTO. There is continuity in the policy of USA towards international economic order since Obama administration. Obama administration also has not done anything to end the deadlock on Doha or to bring significant reforms in IMF. Obama preferred to weaken multilateralism in trade by initiating the trade deals like TPP and TTIP. Trump has withdrawn from TPP, thus Trump is going back to policy of isolationism followed by USA before announcement of Truman Truman Doctrine. Truman Doctrine. There is only a different of posture between Trump and Obama. Trump is more offensive in his approach. Tariffs, threats, and Twitter have become the hallmark of Trump's approach of foreign policy. ठीक है, अब तक कोई कर दीजिए. हाँ, मैं ट्राई करता हूँ. अगर मैंने कुछ मिस किया तो प्लीज यार करेक्ट मी या फिर ऐड समथिंग इफ यू वांट टू. ठीक है, तो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था एंड इट वाज नीडेड फॉर पीस. तो ये पीस कौन से आइडिया के बेसिस पे था? तो 14 पॉइंट एजेंडा दिया था वुड्रो विल्सन ने एंड गोल्डन आर्चेस थियरी के बारे में था ये. तो कैन समबडी इलैबोरेट ऑन गोल्डन आर्चेस थियरी क्या है एंड किसने दिया ये? देखता हूँ एक सेकंड. थॉमस फ्रीडमैन है कि वो मैकडॉनल्ड की लाइन में लगना पसंद करेंगे लोग सिवाय वॉर में जाने के. यही वाला है क्या? हाँ, यही वाला है, करेक्ट. ओके, तो पीपल प्रेफर टू स्टैंड इन द लाइन फॉर मैकडॉनल्ड्स रादर देन गोइंग टू वॉर. ठीक है, ये किसका है? वुड्रो विल्सन का तो नहीं है ना, ये किसी और का है शायद. फ्रीडमैन का है. थॉमस फ्रीडमैन. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, तो बेसिकली लिबरल आइडियाज के बेसिस पे LIEO बना था. इसमें 14 पॉइंट वुड्रो विल्सन का हो गया एंड थॉमस फ्रीडमैन का गोल्डन आर्चेस थियरी हो गया. अच्छा, हाउएवर यूएसए ने एस्टेब्लिश करा ऑर्डर. क्यों? बिकॉज ऑफ यूएसए की प्रॉस्पेरिटी फ्री ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट था. वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटेन कर रहा था, तो फिर बाद में यूएसए को स्टेप अप करना पड़ा. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी विच इज गिवन बाय रॉबर्ट गिल्पिन, जिन्होंने बोला है कि ग्लोबल पुलिसमैन की जरूरत है, उसके बिना स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. तो मतलब दे बिलीव इन वन हेजिमन एंड बाकी सब ऐसे, तो उससे मतलब रेगुलेशन बना रहेगा, रूल ऑफ लॉ बनता रहेगा. ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट ये पिलर है. अभी करंट स्टेटस क्या है ग्लोबल इंटरनेशनल लिबरल इकोनॉमी का? तो अमेरिका ने जो ये ऑर्डर बनाया ना, ये चैंपियन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बन गया एंड जैसे पीक ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना WTO को, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चालू हो गया. अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आया एक
2018 का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था यूएसए का। यूएसए का और चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा था बीच में। फिर फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने कि टैरिफ वॉर का क्या दिया है, तो इंपोर्ट सर्च करा है, सेफगार्डिंग करा है सोलर सेल वॉशिंग मशीन का, स्टील सेक्टर में एल्यूमिनियम में लगाया है। फिर चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर था, ठीक है। फिर यूएसए also tried to actively undermine platforms like G7, APEC, and USA threatened to come out of NAFTA। इसको शायद अभी नया डील बनाया ना USMCA के नाम से। Trump called NAFTA as worst trade deal ever, तो नया डील बना दिया USMCA। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोल रहे थे ना, उसका भी नया डील आया है क्या? हाँ, वो यूएसए को बाहर बिठा के वो एग्जिट मार दिया ना, तो बाकी लोग कंट्री मिलके बना लिया हाँ, बाकी लोग मिलके बना रहे शायद, करेक्ट। ठीक है, यूएसए ने ये भी थ्रेटन करा है कि WTO को कि इट इज वर्स्ट ट्रेड डील एवर एंड उससे भी हम बाहर निकलेंगे यार। लेकिन पता है मतलब आई फील कि ये जो सब लिखा है ना, दिस वर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी या फिर ट्रम्प्स आइडियोलॉजी। अभी जॉन बाइडेन के ऐसा नहीं है, तो कैन समबडी इलैबोरेट ऑन द करंट लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बाइडेन? वही सर जो ओबामा वाली है, वही लोग ये लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मतलब नाफ्टा तो ट्रम्प ने कर ही दिया था, अब ट्रेड वेड हुआ, क्या नाम, चाइना के साथ तो पैक्ट साइन ही हो गया था ट्रम्प के टाइम ही, तो अब इतना नहीं चल रहा। मतलब वही जो लिबरल ऑर्डर उसी को री इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है बिडेन के द्वारा, तो इतना कोई दिख नहीं रहा करंट टाइम में। वही तो जो मतलब ये सब हम अभी लिख नहीं पाएंगे ना, मतलब माय कंसर्न वाज कि हम अभी ऐसा यूएसए के नाम से नहीं चिपका पाएंगे ना। एक दो लाइन कहीं पे मतलब घुसानी हो कि एक बार थ्रेट हो गया तो वो हो सकता है, बट ये सारा नहीं लिख सकते ना अभी। लेकिन वो भी हम ट्रम्प के नाम से लिखेंगे आई थिंक। हाँ, वी कैन उसी नॉट का। राइट यूएस पॉलिसी ऐसा। हम्म। ठीक है, दैट्स ऑल आई थिंक यार, बाकी तो आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब। हाँ ठीक है। मतलब ट्रम्प ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म लाया था, सिमिलर टू ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। और क्या है बाकी? हाँ तो कुछ नहीं है गेस इतना। क्या है ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन? क्या है? वही है क्या आइसोलेशन वाला, मतलब उस टाइम में? हाँ, पहले बिफोर वर्ल्ड वॉर यूएसए का। यार एक कौन? मुनरो डॉक्ट्रिन भी था ना। वो ट्रूमैन अलग है, मुनरो अलग है। मुनरो था कि हम हमारे जो नेबरहुड है उसके अंदर अपना हेजिमनी मेंटेन करेंगे, वो मनरो डॉक्ट्रिन है। हाँ। एंड ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है कि जो भी सोवियत के अगेंस्ट जो कंट्री है या उनको जो सोवियत जिन कंट्रीज को थ्रेटन कर रहा उनको यूएसए वो सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एक तरीके से यूएस शुड सी देम एज एन नेचुरल एलाय, वो बोला। ओके ओके सर, थैंक यू। तो ये फिर जो ट्रम्प वाला है, ये क्या ये चाइना के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं क्या? मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे ट्रूमैन ने यूएसएसआर के अगेंस्ट यूज किया था, तो ये ट्रम्प वाला चाइना ही कॉन्टेक्स्ट में है ना अभी, मतलब ये हुआ। क्या पता, ओके, श्योर नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, आगे बैकग्राउंड। हाँ, background of US actions. US actions have been seen in background of rising challenge of China to US hegemony. Up till now, USA was thinking that China aims to challenge the hegemony, but now USA is convinced that China aims to displace USA, determined to establish its own hegemony. Hence, tougher actions are needed before it becomes too late. China will soon surpass USA as the world's largest economy in nominal GDP terms. China's integration with international economy will become too big that it will be difficult to avoid China. Hence, it makes sense when USA not only weakens WTO as China has been beneficiary, US also has to pull out of the trade deals or to put strong terms and conditions because China itself is a major trading partner of all the US's trading partners. Future of liberal international economic order. Though some scholars predict the end of globalization, but others suggest globalization 2.0. Since China have benefited by globalization, it has huge interest in maintaining liberal international economic order. At World Economic Forum in 2017, China proclaimed that it is ready to take the burden of leadership of globalization. We may expect China-led international economic order, Pax Americana, giving way to Pax Sinica. Other countries of the world are not interested in retreat of globalization. Example, Canada, France, Germany, BRICS countries have opposed USA's protectionist approach. Countries are also coming closer to China.
but it is extremely doubtful if China can replace USA. China cannot provide such a huge market to rest of the world like USA. China's growth is export-oriented and is also China's compulsion. It has become manufacturing hub because of the lowest wages. China has to increase its international demands. It has to increase wages. Once it increases wages, it will lose its competitiveness. ठीक है, यहाँ तक कर दो, फिर WTO स्टार्ट करेंगे. हाँ मैं करता हूँ. तो वही बोल रहा है यार, जो अपना टसल चल रहा था ट्रेड वॉर वगैरह, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में दिया ये पैराग्राफ की जो थोटाइस ट्रैप वाला है ना, कि रिप्लेस कर देंगे जो एक रिविजनिस्ट पावर होती है, एक स्टेटस को होती है, तो यूएस चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रिस्पेक्टिवली है. तो यूएस को लग रहा है कि चाइना ना केवल थ्रेट है बट कि वो रिप्लेस ही कर देगा. तो उसको टैकल करने के लिए यूएस ने कुछ सपोर्ट ये मेजर्स लिए है, जैसे कि ये ट्रेड वॉर जो चलाया था, मतलब उनको लग रहा है कि चाइना इससे पहले इरिप्लेसेबल हो जाए इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए, हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि चाइना का इंटीग्रेशन बहुत बढ़ गया और डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप से और जो इकोनॉमिक ऑर्डर से उसका चाइना ने बहुत लाभ उठाया, मतलब लेकिन कुछ दिया नहीं बैक में यूएस को. तो पहले पहले मतलब यही बोल रहे हैं. दूसरे में बोल रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो बोल रहा है, काफी स्कॉलर लोग बोल रहे हैं कि जो ट्रम्प वाला टाइम था ये ग्लोबलाइजेशन 2.0 है, led by the People Republic of China. So no doubt US was retreating from globalization, but Pax America giving way to Pax Seneca. और बाकी जो अपनी कंट्री है जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, वो भी रिट्रीट के फेवर में नहीं है. सो दे वर अपोजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. बट चाइना का कुछ अपना लिमिटेशन है कि वो यूएसए को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो उसका ये है कि उसका जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और यूएस का जो ट्रेड रहता है मोस्टली कंट्री के साथ वो डेफिसिट में रहता है, मतलब यूएस दूसरी कंट्री के फेवर में रहता है, बल्कि चाइना का ट्रेड अदर वे अराउंड है, चाइना का सरप्लस रहता है. और वहाँ पे क्या नाम है, लो वेजेज है, इसलिए वो अच्छा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उनको वेज इंक्रीज करने पड़ेंगे, ये दिक्कत हो सकती है. तो 3-4 इशू है कि जो पैक्स अमेरिका कैन नॉट बी रिप्लेस बाय पैक्स सेनेका. तो ये इधर Okay, thank you, sir. WTO, World Trade Organization. Purpose of WTO. WTO established the rule of law in international trade. It replaces GATT. GATT was limited to trade in goods, manufactured goods, but over the period of time, there has been growth in international trade in agriculture, services, new areas of international trade keep on emerging like IPRs, new e-commerce, fisheries, and other areas. Logic of WTO. The aim of WTO is to establish free trade. The concept of free trade is based on Ricardo's theory of comparative advantage. Comparative advantage creates a win-win situation for all. Each country will have the entire world as a market. Hence, mantra is trade rather than aid for poverty elevation. Bigger market means bigger demand. It means more production, which means more economic activity, which means more GDP, more resources, and better way of poverty elevation. This was the main logic on the basis of which developed countries sold the idea of WTO to developing countries. Global trade has always been a cause of war among states. It has not been easy to communicate to the states the benefits of cooperation. WTO was convinced in 1940s. WTO is a product of Uruguay round of talks, and there was 8 round of talks. Present WTO treaties are based on Dunkel Draft. WTO came into existence on 1st January 1995, Marrakesh, Morocco. WTO principles. Since the objective of WTO is to establish free and fair trade rules, members agreed on following fundamental principles. To make the trade free by reducing the tariff and non-tariff barriers, adopt the principle of non-discrimination. This requires 2 principles: MFN most favored nation status, national treatment. The special and differential treatment. Developing countries will be given some exemptions to make the trade free, जैसे बांग्लादेश को दिया जाता है और इंडिया को भी मिल रहा था. ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. तो ये इतना शेयर कर दीजिए कोई समझ.
ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। पर्पज ऑफ WTO में लिखा है ना कि पर्पज मेन था रूल ऑफ लॉ लाना इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इट केम टू रिप्लेस गैट GATT, आई थिंक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड क्या है ये, टैरिफ, टैरिफ। ट्रेड एंड टैरिफ ना। हाँ, जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियली ये सिर्फ गुड्स के लिए था, बाद में फिर सर्विस वगैरह भी इंक्लूड करना था, इसलिए इन्होंने WTO बनाया है 1995 आई गेस। हाँ ठीक है, नीचे दिया हुआ है। तो WTO came into existence in 1st January 1995 at Marrakesh, Morocco। आगे से माराकेश ट्रीटी से आया था। फिर एम ऑफ WTO क्या है? फ्री ट्रेड है। इट इज बेस्ड ऑन द रिकार्डोस थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, मतलब कि जब सबको फायदा मिलेगा ना ऐसे ट्रेड ज्यादा बढ़ाने से, हर कंट्री को बड़ा मार्केट मिलेगा, हर कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है, तो ट्रेड rather than aid is the mantra for poverty alleviation। तो ज्यादा ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो ज्यादा GDP होगा, रिसोर्सेज मिलेंगे पावर्टी एलिवेशन के लिए। आई थिंक सिमिलर कॉन्सेप्ट ये अमर्त्य सेन वगैरह भी देते हैं ना इकोनॉमिस्ट, कि इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज का GDP काफी इंप्रूव हुआ है, मतलब पावर्टी एलिवेशन हुआ है आफ्टर 91 रिफॉर्म्स। ठीक है, और इसमें बोला है कि ग्लोबल ट्रेड हमेशा एक रीजन रहा है वॉर के लिए, तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था। तो जब कोऑपरेशन चालू हुआ तो 8 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, जिसको बोलते हैं उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। तो ये 1940s में हुए थे, WTO कंसीव हुआ था उस टाइम पे, और फाइनली बना 1 जनवरी 1995 मोरक्को माराकेश। प्रिंसिपल्स क्या क्या है WTO के? तो पहला तो है फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सर नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री ट्रेड होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, टैरिफ कम होना चाहिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम होने चाहिए, फिर MFN स्टेटस देना है, नेशनल ट्रीटमेंट देनी है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी, मतलब सम डेवलपिंग कंट्रीज विल गेन द बेनिफिट, उनको कुछ एग्जाम्पशन दिए जाएंगे, फिर ट्रांसपेरेंसी होगी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी होगी ट्रेड में। आगे देखते हैं अपन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ USA। ठीक है, Okay. Arguments of USA. According to USA, China has not adhered to the fundamental principles. It only takes the advantage without offering reciprocal benefits. China has denied market access to foreign companies. This is one of the reasons why rest of the world has negative balance of trade with China. China has concern with American companies to transfer technology to Chinese firms, thus violating IPR norms. US has also mentioned that China, which is going to become the largest economy with huge surplus, does not deserve to be treated as a developing country to take the advantage of special and differential treatment. Even with respect to transparency, China has not been transparent in its trade policy. WTO के कौन से बॉडीज है? एक है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे समिट लेवल बॉडी है, वेयर मिनिस्टर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मीट। आई थिंक ये 2 साल में एक बार होता है, अगर गलत हो तो बता देना। और जनरल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है ये। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड, दिस विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी बाय रिव्यूइंग द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. It will find out in case of member countries violating the norms. Dispute Settlement Board. The Dispute Settlement Body has been a significant innovation of WTO so that the countries can resolve their disputes in a peaceful manner. Appellate Body is a part of DSP consisting 7 members which pronounces the judgment on various disputes. ये काफी टाइम से डिसफंक्शनल रही है, जब से ट्रम्प पुल आउट करने की बात कर रहा था, और मतलब इसके मेंबर्स ही अपॉइंट नहीं हो रहे थे, इस वजह से काफी टाइम से ये मतलब डिसफंक्शनल थी। सर एक इसमें ये भी है कि जो ये जनरल हाँ? काउंसिल के बाद में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसके लिए आर्बिट्रेशन या मीडिएशन भी करवाते हैं ये, तो एक इसमें वो भी है। अच्छा, जनरल काउंसिल ही करवाती है या कोई अलग बॉडी है? नहीं सर, जनरल काउंसिल के बाद में मतलब अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्री या 3 जितनी भी होती है वे आपस में मिलके मीडिएशन वगैरह का भी करवाती है। इसके अलावा है सर वो। अच्छा, ये 5 के अलावा कोई छठी बॉडी है अलग से? हाँ सर, एक छठी बॉडी भी होती है। ओके, थैंक यू।
हाँ, देर आर डिफरेंट काउंसिल्स लाइक काउंसिल ऑफ ट्रेड, गुड्स, IPR एक्सेट्रा। तो इसी में कोई अलग से एक बॉडी होगी, वैसे ही आर्बिट्रेशन वाली। Current attitude of USA towards dispute settlement body. The dispute settlement body is meant for all members, but practically speaking, the dispute settlement process is extremely costly. Hence, even when developed countries violate the norms, developing countries could hardly afford to utilize the platform. It is not in their capacity to pay the lawyers to advance their cause. Many WTO members of developing countries cannot even afford office in Geneva. The platform has been used preliminary by powerful countries. The maximum number of disputes has been between USA and China, US and India. Since USA lost many cases, USA has bent on undermining the body. The appellate body in dispute settlement process of WTO consists of 7 members. The quorum is 3 members. At present, only 2 members are serving. USA is blocking the process of appointment of new members. Presently, the body is defunct. In WTO, all countries possess veto. Hence, USA has stopped the appointment. USA has accused the members of DSP for corruption. USA has huge concerns with overall WTO administration. According to USA, there is lack of transparency, huge red tapeism, and corruption among officials. Way out. As suggested by WTO Secretariat, appointment can be done even without US consent. Consent of the countries is needed only on trade agreements and not administrative matters. However, USA does not accept this interpretation. ठीक है, यहाँ से कोई समराइज करेगा या कंटिन्यू कर लो? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ, ऊपर करिए थोड़ा सा, ऊपर का वाला है पैराग्राफ वाले। अच्छा, हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स के आर्गुमेंट बता रहा है कि उनका चाइना को लेकर क्या कंसर्न है। तो वही बोल रहा है कि जो पीपल रिपब्लिक चाइना है वो बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अडेयर नहीं कर रहा और अपनी एडवांटेज के लिए फ्री ट्रेड या WTO को यूज कर रहा है, रेसिप्रोकल बेनिफिट दे नहीं रहा, जैसे कि मार्केट एसेस नहीं दे रहा फॉरेन कंपनीज को वगैरह को, खुद ले लेता है। ठीक है, यही रीजन है कि उनका पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस रहता है चाइना का और यूएस का मोस्टली नेगेटिव रहता है। चाइना हैज कॉन्स अमेरिकन कंपनी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले लेता है, IPR वायलेट कर देता है, ये सब दिया है इधर। यूएस हैज आल्सो मेंशन दैट चाइना गोइंग टू बी यूज सरप्लस, बोलता है कि ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है जो चाइना को है वो नहीं मिलना चाहिए बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, डेवलपिंग नहीं है। तो यूएस का एक कंसर्न ये भी है। इवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी, चाइना हैज नॉट ट्रांसपेरेंट इन ट्रेड पॉलिसी, तो पॉलिसी वो अपना रिवील नहीं करता है, तो वहाँ भी एम्बिग्यूटी बनी रहती है। ठीक है, कुछ बॉडीज दी है WTO की, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है जो शायद मिनिस्टर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स वगैरह मिलते हैं, मेन बॉडी है शायद ये। बाकी जनरल काउंसिल है सर ट्रेड। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है WTO में कि जो मतलब सेल्फ डिक्लेयर करती है कंट्री की मैं डेवलपिंग हूँ या मैं डेवलप्ड हूँ या मैं लीस्ट डेवलप्ड हूँ, अगर कोई कंट्री सेल्फ डिक्लेयर कर देती है ना तो उसी को मानते हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक ने तो क्राइटेरिया फिक्स कर रखे है कि इतनी पर कैपिटा इनकम है, पर WTO में सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। ओके सर, LDC वो UN डिक्लेयर करता है, डेवलपिंग और डेवलप चूज करने के लिए ऑप्शन होता है, LDC UN देता है क्राइटेरिया उसके लिए। हाँ कुछ ऐसा। सर वर्ल्ड बैंक करता है वो डिसाइड, और इसमें क्या कहते हैं WTO के केस में कंट्री खुद डिसाइड करती है। नहीं, डेवलप्ड वाला कुछ है ही नहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये नहीं सर इसमें है, जैसे 2 एग्रीमेंट है WTO में, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एक और एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया पार्टी है। तो उसमें ये है कि अगर जो ये बेनिफिट्स है तो 5% तक तो डेवलप्ड कंट्री दे सकती है और 10% डेवलपिंग कंट्रीज दे सकती है सब्सिडी वगैरह का। तो उसमें फिर अगर डेवलप्ड और डेवलपिंग की बात आई है तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करा ही होगा, तो उसमें इन्होंने यही क्या रखा है कि सेल्फ डिक्लेयर करे कंट्री, तो वही है इसमें सर। ओके। किसी को ऐड करना है क्या इस कॉन्टेक्स्ट में या फिर आगे चले? ठीक है, तो मिनिस्ट्री काउंसिल 2 साल में एक बार मिलते हैं, मेन बॉडी है इसकी। बाकी जनरल काउंसिल भी होती है, ये छोटे मोटे काम देखती होगी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी के मैटर देखता है। कोर बॉडी है DSB, ये घाट GAT में नहीं होती थी, तो WTO इससे यहाँ अलग है कि इसके पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तो आप अपना डिस्प्यूट हो तो रिजोल्व कर सकते हैं और उस डिस्प्यूट को अपील करने के लिए आपके पास अपीलेट बॉडी भी है। ठीक है,
और छोटे मोटे काउंसिल है जैसे ट्रेड ऑन गुड्स एंड हाइपर एक्सेट्रा। नीचे अभी कुछ चल रहा है दिक्कत, डिस्प्यूट सेटल बॉडी में यूएसए ब्लॉक कर रहा है उसका, तो नीचे करिए सर। डीएसपी तो यार इसका कुछ इशू है डीएसपी का, तो ये कॉस्टली है। बड़े बड़े जो मेन प्लेयर होते हैं ना, जैसे यूएसए चाइना हो गया, इंडिया यूएसए, यही लोग खेलते रहते हैं आपस में यहाँ पे। तो डेवलपिंग नेशंस को इतना उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो लोअर वोयर अफोर्ड कर सके, ये दिक्कत इधर इसका एक। और यूएस चाइना ज्यादा यूज कर रहा है डब्ल्यूटीओ और फ्री ट्रेड का, तो यूएस अड़ा हुआ है कि हम इसको अंडरमाइन करेंगे बॉडी को, तो अपॉइंटमेंट नहीं होने देता हुआ प्लेट बॉडी वगैरह में। तो ये चल ही रहा है अभी तक, तो ये डिफंक्ट हो गया काफी टाइम से। पर एक और है कि इन डब्ल्यूटीओ ऑल मेंबर पोसेस वीटो, हेंस द यूएसए हैज स्टॉप द अपॉइंटमेंट। तो वही है, सबका आपको वो चाहिएगा तभी अपॉइंटमेंट हो सकता है, ऐसा करके दिया है। सर मतलब इसमें अच्छा ये फिर है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसमें P5 ही मेंबर्स है, और जो ये जनरल असेंबली है इसमें सारी कंट्री मेंबर है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी वो हेजेमनी टाइप का चलता है इसमें भी। सर आई थिंक इंडिया भी तो मेंबर है ना मिनिस्ट्रियल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, सब है, सब उसमें सब है सारे उसमें। मेंबर्स आते हैं। नहीं सब सर, होते हैं जो मेंबर्स उसमें। ऑफ जो जो हाँ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसमें P5 ही है, और जो जनरल असेंबली है उसमें है सर सारे। ओके, एक सेकंड। सर जहां तक मुझे याद आ रहा है यार, इंडिया का मिनिस्टर भी गया है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ जाता है जाता है, नहीं भाई, सब है। सब है उसमें यार, कोई P5 हाँ ऐसा कोई सब है। क्रिटेरिया नहीं है। फीफा हाँ। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है डब्ल्यूटीओ में। अच्छा यूएसए का और कंसर्न भी है, एक तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है डब्ल्यूटीओ वगैरह में, ठीक है। रेपिटेज्म बढ़ गया है, करप्शन अमंग ऑफिशियल। तो काफी लोग ये आउट बोल रहा हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है यूएसए ब्लॉक कर रहा है बट उसका कंसेंट जरूरी नहीं है, तो वी कैन अपॉइंट द थिंग्स इवन विदाउट द यूएसए कंसेंट। सो दैट्स ऑल। ठीक है। WTO round of talks. The trade treaties are the dynamic treaties. It is not easy to establish complete free trade in single go. Hence, 1996 first ministerial meeting took place in Singapore. Developed countries brought the issues known as Singapore issues. It included the trade facilitation, government pronouncements, competition policies, investments, IT agreement, environmental labor standards. Developing countries oppose the inclusion of labor standards for which the ILO standard is adequate. Developing countries viewed as an attempt to impose non-tariff barriers. Since then, the trade since then there is hardly an achievement of WTO. The last achievement was in 2013 at Bali Ministerial when countries agreed for trade facilitation. Second ministerial meeting took place in Geneva 1998 with no achievement. Third ministerial took place in Seattle. There was huge protest by the members of civil society, especially from developing countries, because the implementation of WTO agreements have increased poverty in developing countries. WTO policy resulted into more interstate and intrastate disparities. Fourth ministerial 2001 at Doha. A non-democratic country was chosen so that the protest can be avoided and WTO meeting could take place. At Doha, developing countries presented a strong solidarity forced developed countries to adopt Doha Development Agenda. Adoption of Doha Development Agenda was a big victory for developing countries, and since then USA has lost interest in WTO. What in unique Doha Development Agenda? Priority to development over trade. Developing countries joined WTO in the hope that they will get resources for development, but it didn't happen that way. Hence, they imposed the priority of the development of the countries of South over the trading interest of the countries of North. Since the main commodity traded by the developing world are agriculture goods, agriculture negotiations become the core agenda of Doha talks. In Doha, countries agreed for modality method of single undertaking. It means nothing is agreed till everything is agreed. Doha Development Agenda contains the subjects which are of the interest of developing countries as well as developed countries. It should not happen that the issue of concern of developed countries is agreed. Developed countries should lose motivation to negotiate further.
the attitude of developed countries has been to use the ladder to climb and then remove the ladder. Developed countries had taken huge advantage because of first negotiations based on Dunkel draft. Now they do not want to leave the advantages. Developed countries are only interested in arriving the agreements like trade facilitation, e-commerce, which favor them. They agreed to Doha development modalities in 2001, but now they are not in favor. Why developed countries accepted Doha agenda? Against September 2001 terror attack, USA wanted to communicate the non-state actors that the entire international community is together. तो ये टेरर अटैक के लिए सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यूएसए ने वो एक्सेप्ट कर लिया. मेजर ऑनगोइंग एरियाज ऑफ नेगोशिएशंस: एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ट्रेड इन सर्विसेज ट्रिप्स, ट्रेड इन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड इन फिशरीज, ई-कॉमर्स, IT, जेंडर इश्यूज. Agriculture has been continuous issue and is the major reason of the roadblock. End of page 1. ये समराइज कर दीजिए कोई. Sanjay sir, would you like to summarize? सर आप ही कर दो अभी. ठीक है. कहाँ से करना है? WTO राउंड ऑफ टॉक से करना है ना शायद. हाँ ठीक है. तो ट्रेड ट्रीटीज डायनेमिक ट्रीटीज होते हैं. ये इजी नहीं होता है बनाना एक ही इसमें. तो 1996 से फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था सिंगापुर में. तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कुछ इश्यूज लेके आए थे, सिंगापुर इश्यूज बोल के. इसमें ट्रेड फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, IT एग्रीमेंट, एनवायरमेंट एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, ये सब आता है उसमें. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने इन चीजों को अपोज करा था. कुछ चीजें जैसे इंक्लूजन ऑफ लेबर स्टैंडर्ड अगर करना है तो ILO के अंदर करो, यहाँ पे मत करो WTO में. ये डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी. फिर डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा लगा ना कि ये सब चीजें नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाने जैसा हो गया ये. तो जैसे इंडिया आई थिंक यूरोप को ब्लेम करते रहता है ना. फिर क्या है आगे? कोई मतलब देयर इज हार्डली एनी अचीवमेंट इन these discussions. The last achievement was in 2013 in the Bali ministerial when countries agreed for trade facilitation. ठीक है. तो याद रख लो कि 2013 में ट्रेड फैसिलिटेशन बाली मिनिस्ट्रियल में एग्री हुआ था. अच्छा, सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था जेनीवा में 1998. अगेन नो अचीवमेंट. थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ सियाटल में. यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए थे सिविल सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि WTO के एग्रीमेंट्स की वजह से पॉवर्टी बढ़ गया था डेवलपिंग कंट्रीज में. तो WTO पॉलिसीज की वजह से इंटर स्टेट एंड इंट्रास्टेट डिस्पैरिटीज आई थी. इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे. फोर्थ मिनिस्ट्रियल ये प्रोटेस्ट ना हो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री चूज किया था, जैसे दोहा को चूज किया था उन्होंने 2001 में. और यहाँ पे भी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज ने फोर्स किया डेवलप्ड वर्ल्ड को कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा अडॉप्ट किया जाए. लेकिन अभी आई थिंक ये भी फाइनल नहीं हुआ था ना, या हो गया था? मतलब दिस हैज नॉट कंक्लूडेड, राइट? चल रहा है. हाँ चल रहा है ठीक है. अभी भी. तो आगे दिया है ना, व्हाट इज यूनिक इन दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. तो प्रायोरिटी दिया डेवलपमेंट ओवर ट्रेड. तो मतलब फोकस डेवलपमेंट पे दिया, ज्यादा ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट. देन डेवलपिंग कंट्रीज ने WTO इसलिए ज्वाइन किया, उनको लगा कि भाई रिसोर्सेज मिलेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं था. तो इसीलिए उन्होंने प्रायोरिटी कर दिया डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इन द साउथ ओवर ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द नॉर्थ. मतलब ये थोड़ा सा नॉर्थ साउथ डिवाइड याद रख लो कि साउथ वाले कंट्रीज का डेवलपमेंट प्रायोरिटी है, उनका फ्री ट्रेड है, मतलब फ्री एक्सेस टू मार्केट्स, ये नॉर्थ वालों का है. फिर साउथ वर्ल्ड या फिर डेवलपिंग वर्ल्ड का ये है कि दे वांटेड टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चरल गुड्स. तो एग्री निगोशिएशंस उनको इम्पोर्टेंट था कोर एजेंडा दोहा टॉक्स में.
ठीक है, तो आगे दिया है एग्री गुड्स हो गया। इन दोहा कंट्रीज एग्रीड फॉर मोडालिटी मेथड ऑफ सिंगल अंडरटेकिंग, इट मींस नथिंग इज एग्रीड टिल एवरीथिंग इज एग्रीड। ये थोड़ा सा कीवर्ड याद रखो यार, मोडालिटी ऑफ सिंगल अंडरटेकिंग मतलब नथिंग इज एग्रीड टिल एवरीथिंग इज एग्रीड। ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था उन्होंने उस टाइम पे। तो दोहा डेवलपमेंट में दोनों भी टाइप के इंटरेस्ट है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड वाले डेवलपिंग वाले भी। नेगोशिएशन चल रहा है इसमें। बाकी ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज का इंटरेस्ट सिर्फ उसमें है जिनका इंटरेस्ट है, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, उसमें उनको इंटरेस्ट है। वेल डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जैसे ये मूवमेंट ऑफ पीपल जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर एग्री मार्केट एक्सेस वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, उस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो वाई डेवलप्ड कंट्रीज अडॉप्टेड और एक्सेप्टेड दोहा एजेंडा। तो 2001 में टेरर अटैक हुआ था, तो यूएसए वांटेड टू कम्युनिकेट द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटीज टुगेदर, इसलिए वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को हाँ बोल दिया उन्होंने। तो मेजर एरियाज ऑफ नेगोशिएशन क्या है एक बार नाम बस याद रख लो। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक है, नामा यानी नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रिम्स हो गया ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, फिर ट्रेड इन फिशरीज, ई कॉमर्स, आईटी के बारे में इशू, जेंडर इश्यूज जो है, ये सब कंटेंशियस इश्यूज है। ठीक है सर, आगे देख लीजिए एक बार सर। पेज 2 क्या दिखा रहा है, वो ओपन हो सकता है क्या, उसमें है क्या कुछ? हाँ देखता हूँ। Anybody wants to add anything till the time? जितना भी WTO के बारे में पढ़ा, किसी को कुछ करंट अफेयर ऐड करना है या फिर आपके नोट्स में कुछ अलग दिया है? संजय सर, पीसी मैम, नौकर शाह, क्रिएचर, उमेश। इश्यूज है, फिर एग्रीकल्चरल इशू है, सर अभी सब्सिडीज वाला। शुगर केन के केस में भी इंडिया को अभी WTO में लाया गया था। ब्राजील ने और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने कंप्लेंट करी थी। तो उसमें सर यही हुआ कि 2 बार ट्रेड पॉलिसी ने रिव्यू करा, उसमें इंडिया को गिल्टी पाया। तो फिर क्या कहते हैं, तो इंडिया ने अपनी मतलब बात आगे रखने की वो कोशिश करी, और फिर उसमें जो यूएस ने जो ट्रेड डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, उसमें एपिलेट ट्राइब्यूनल है, उसमें मतलब वो वहाँ पे कुछ वो फंक्शन नहीं करता, तो फिर उसको मतलब ऐसे ही रह गया वो। तो अभी रिसेंट में आया था सर ये। ओके सर। तो थर्ड वाला ज्यादा कुछ है नहीं, सेकंड वाला काफी बल्कि है। सेकंड वाले में क्या क्या दिया है और इश्यूज है ना? दिए काफी सारे। मतलब ये एक ही साथ करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा मुझे लग रहा है। सर एक काम कर लो, आप दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है ना अपना वाला नोट्स, उसमें जाओ एक बार, उसमें कुछ देखते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। लास्ट मंथ जनवरी में। क्या फिर से बोलिए पीसी मैम। पीसी मैम आपका आवाज आया नहीं क्लियरली। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स के बारे में है। दिस विल बी लाइक अ क्विक रिवीजन, एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस रेफर्स टू वैरायटी ऑफ कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अरेंजमेंट्स। So they derive their origin to liberal institutionalism as propounded by Woodrow Wilson at the end of World War I. According to him, it brings nations from the theater of war to the table of diplomacy. तो बस यार एक कीवर्ड याद रख लो है ना, ग्लोबल गवर्नेंस या फिर WTO ये सब ना, UN वगैरह, they bring nation from theater of war to table of diplomacy. And इसमें फिर एक और कोट याद रख सकते हो कि if you are not on the table, then you are on the menu. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये हो गया। Institutions of economic global governance began with the Bretton Woods system after World War II in 1945. It comprised of 3 institutions: World Bank, IMF, GATT. End of Cold War brought about a paradox.
While relevance of these institutions increased due to complex interdependence and globalization, they became controversial, being extricately linked to forces of neoliberal globalization. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से इंपॉर्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन न्यू लिबरलिज्म में अटक के रह गया ये। तो फिर न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये काउंटर रिवॉल्यूशन है एक। दे ब्लेम्ड केनेशियन पॉलिसीज फॉर स्टैगफ्लेशन इन द 1970s। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन, शिकागो स्कूल इंस्पायर्ड रीगनिज्म एंड थैचरिज्म। तो वही मतलब जो न्यू लिबरल का आइडियोलॉजी आया था ना, वो वेलफेयरिज्म के अगेंस्ट में आया। इट एक्टेड एज अ काउंटर रिवॉल्यूशन। दिस लेड टू वॉशिंगटन कंसेंसस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एंड शॉक थेरेपी। इसमें फिर हायक एंड नॉजिक के कुछ कमेंट्स है। इसका क्रिटिसिज्म में बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी के बारे में बोलते हैं थॉमस पिकेटी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज कॉल्स फॉर डेमोक्रेटिक डिफिसिट, एंड नॉर्म चॉम्स्की इन हिज बुक प्रॉफिट्स ओवर पीपल have said कि globalization has been appropriated by the powerful, protection of rights of investors at the cost of the people। मतलब ये अमेरिका के लिए बोला है उन्होंने कि USA is ready to go for war in the interest of its bourgeois class and profits। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लीजिए सर, और कुछ होगा इसमें तो देख ले। ओके, एक बार मैं एडवांटेज पढ़ लेता हूँ। 3 डिकेड्स ऑफ ग्रोथ आया है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जगदीश भागवती बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ सोशल गुड टुडे। फाइनेंशियलाइजेशन हैज लेड टू टर्बो कैपिटलिज्म। इसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, व्यू पॉइंट देखते हैं। रियलिस्ट व्यू पॉइंट क्या है कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है, इट इज लेड बाय द हेजेमोनिक स्टेट्स, मतलब स्टेट्स अपने फायदे के लिए कर रही है, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। लिबरल व्यू पॉइंट क्या होगा? ह्यूमन डिजायर होता है फॉर इकोनॉमिक बेटरमेंट, आईसीटी एडवांसमेंट, तो ये मतलब खुद के अच्छाई के लिए सब लोग कर रहे हैं। हाइपर ग्लोबलिस्ट का भी व्यू है, पता नहीं क्या लिखा नहीं है यहाँ पे। मार्क्सिस्ट पॉइंट दिया है कि इमैनुअल वालस्टीन ने बोला है मार्क्स ने बोला है, सर्च फॉर प्रॉफिट्स विल लीड बोर्जुआज टू सेटल एवरीवेयर एंड नेसल एवरीवेयर। तो ये मतलब डब्ल्यूटीओ या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट बोलेंगे कि आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। क्रिटिकल थियरीज बोलेंगे कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म हो रहा है एंड मटेरियलिज्म हो रहा है ये। रॉबर्ट कॉक्स है हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म। ये बोलेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा है, दैट इज स्टेट्स हैव कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक ऑर्डर बट पावर हैज सब्सटेंशियली शिफ्टेड टू मार्केट। सुसेन स्ट्रेंज, उनका बुक है कसिनो कैपिटलिज्म मैड मनी, एंड नाओमी क्लीन द शॉक डॉक्ट्रिन डिजास्टर कैपिटलिज्म। इनके व्यूज है कि ग्लोबलाइजेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ शिकागो बॉयज टू पुश कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। जॉर्ज सोरोस बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फेलियर ऑफ मार्केट फंडामेंटलिज्म। समीर अमीन का बुक है कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमीद हुसैनी बुक अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन। तो इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ हाईली एम्बिगुअस कंसेप्ट, nothing more than new brand of capitalism, growing power of MNCs, colossal growth of financial markets। तो यार ये सब था न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में एक बार थोड़ा ऊपर ले लीजिए सर, कुछ ऐड करना है या फिर किसी को इलेबोरेट करना है, किसी को समझ नहीं आया तो, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हेवी है इसमें, स्कॉलरली ओपिनियन वगैरह मतलब बहुत कुछ दे रखा है। इट्स टू डीप एंड कॉन्सेंट्रेटेड। किसी को जाना हो सबको सब समझ आया कि इसमें तो ज्यादा रटने वाली चीजें लग रही है मुझे तो। हाँ मतलब रटने वाली वर्ड, उसके पीछे भी लॉजिक होगा ना। तो डज एनीबॉडी वांट्स टू इलैबोरेट ऑन समथिंग? अच्छा, एक सुसेन स्ट्रेंज का अपन ने कल कुछ देखा था ना, याद आ रहा है किसी को? सुसेन स्ट्रेंज स्ट्रक्चरल पावर के बारे में बात करती है, क्या था वो? उन्होंने ऐसा बोला था ना कि यूएसए हैज इमेंस स्ट्रक्चरल पावर इवन नाउ।
द टाइप्स ऑफ पावर, जो हार्ड पावर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे देखो। ठीक है यार, किसी कुछ ऐड करना है क्या इसमें? क्रिएचर, उमेश, संजय सर? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं ऐड करना है। ठीक है, फिर आगे पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, NIEO का दिया हुआ है। तो NIEO क्या है? These are the demands presented by NAM countries in the 1970s. This was like an economic pressure group, मतलब उस टाइम पे NAM का एजेंडा ये था बेसिकली इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह, थ्रू UNCTAD एंड UNGA। तो ये उन्होंने वहां पे रेज किया था, मतलब UNCTAD एंड UNGA में। By the middle of 1970s, protectionism was on the rise and economic issues became most important issues for NAM. Political freedom now want in मतलब कंट्रीज को पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था। Now they wanted to reduce economic dependence on the industrialized nations. तो ये उनके डिमांड हो गए थे, उसके रीजन बताए। तो एम क्या था उनके? Their primary aim was to address the developmental concerns of the South, to challenge the neo-imperialism of the West, and to challenge the neo-colonialism. They wanted to highlight the destructive role of MNCs, not only on environment, but also in society and politics. They wanted to gain voice in the economic institutions. So developmental concerns of the South, neo-imperialism, neo-colonialism, destructive role of MNCs and economic institutions में वॉइस मिलाना। तो ये सब डिमांड्स थे NIO के, मेजर डिमांड्स। ठीक है, और थोड़े से नीचे दिया है NIO के डिमांड्स, इसमें स्पेसिफिकली थोड़ा इलेबोरेट करा है। तो मेन टेनेंट्स क्या क्या है उनके? टोटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर, कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेस, regulating the MNCs working in their territories, free to form associations of primary goods similar to OPEC without any economic or military resistance, फिर reduce करना cost of transfer of technology and capital from the West, special treatment, equitable and fair trade deals for developing world, and non-reciprocal preferences, representative of the third world on boards of IMF and World Bank, and end of protectionism which arose after the breakdown of Bretton Woods system. एक बार फिर से देखते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करना है, नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रोल चाहिए, MNCs पे रेगुलेट करना है, एसोसिएशन बना सकते हैं प्राइमरी गुड्स का, ट्रांसफर ऑफ टेक होना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्विटेबल एंड फेयर ट्रेड डील मिलने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसमें हम ये जोसेफ स्टिग्लिट्स को कोट्स कर सकते हैं, डेमोग्राफिक डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में। एंड इसमें यार मुझे एक मोदी जी का कोट याद आ रहा है। ही सेड कि 21st century cannot be ruled by the rules and the institutions of 20th century। तो ये हम लिख सकते हैं वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, IMF का सब जगह लिख सकते हैं जहां पे भी रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो NIEO exhibited the idea of South-South cooperation, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन, सी क्या है वो? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होगा शायद, इज दैट राइट? ठीक है, तो दे केम अप विद द रिफॉर्म्स, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट वाज आल्सो अडॉप्टेड। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या है NIEO में? तो स्टिफ ऑपोजिशन आया इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट से। दे आर्ग्यू दैट एग्जिस्टिंग सिस्टम इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ थर्ड वर्ल्ड डिमांड्स, देयर इज लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, presence of insecurity dilemma among the post-colonial societies, declining significance of NAM and the lack of unity, rise of regional trading blocs like TPP, NAFTA, APEC, etc., poor regional cooperation, example SAARC, lack of solidarity। तो ये सारे NIEO के लिए challenges थे। Opposition from developed world, lack of economic power, lack of military power, insecurity dilemma था, डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ NAM, रीजनल बॉडीज बन रहे थे बहुत सारे, कोऑपरेशन नहीं था, सॉलिडारिटी नहीं थी। वे फॉरवर्ड क्या बताते हैं? एक्सपांड एंड स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन, यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ NAM, वर्क फॉर सिक्योरिंग द एक्सपांशन ऑफ UNSC,
adopt the coordinated policies and collective approach. ठीक है सर, थोड़ा नीचे ले लीजिए. सत्यम सर, sir, can you please read this? नहीं भाई, तुम में से कोई पढ़ लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ. Okay. Anybody else wants to volunteer to read? Yes, sir. मैं पढ़ सकता हूँ. संजय सर, आप पढ़ लीजिए प्लीज. ठीक है. ये ऐसे पढ़ना ना, does India's rise as a major power mean? हाँ, यहाँ से. So does India's rise as a major power mean that it is no longer concerned with NIEO? So there was a change in India's foreign policy and worldview with the end of Cold War. Once it lost, USSR had to go for NEP and emerge as a market economy. So currently seen as moving closer to the West, members of BRICS, called as neo-elites, once called trade union leader of the third world, it is now going for expansion of investment in the global south. Its position on agri and CC क्या है? Climate change are seen as focusing on its own interest. Overall picture is that India has abandoned the developing countries, but South-South cooperation has always been the long-term agenda of India's foreign policy. New regional approach, IBSA. तो IBSA क्या था? India, Brazil, South Africa. India, Brazil, South Africa. हाँ, and IORA, Indian Ocean Regional Association. So capacity building, Africa, CMLV, सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका. ठीक है. CMLV क्या है? लैटिन अमेरिका है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा यार. किसी और को याद आ रहा है क्या? गूगल कर लो, नहीं तो प्लीज कोई. Okay, नहीं है मेरे पास तो इसमें. हाँ, एक सेकंड. इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद CMLV कंट्रीज. बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको खोलने में टाइम लगेगा. एनीवेज, ठीक है, बाद में देखेंगे. कंबोडिया, म्यांमार, लाओस. कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम. Okay. Indo-China countries. Okay. Next, what is required is a new narrative that India shares common interests and features with a third world country, and it is in much better position to bring about concrete change. So Vijay Prasad, a new chapter like NIEO. तो ठीक है, तो मैं एक बार समराइज करता हूँ इसको. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया अभी भी NIEO को रिप्रेजेंट करता है? इज इट स्टिल अ डिमांड? तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं ना कि अभी चेंज इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी दिख रहा है आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर. वंस इट लॉस्ट USSR, वी हैड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. NEP अडॉप्ट किया अपन ने, एमर्ज एज मार्केट इकोनॉमी. और हम अभी क्लोज ज्यादा वेस्ट से है. वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ ब्रिक्स विच इज कॉल्ड एज न्यू इलाइट. एंड थर्ड वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी. तो अपने खुद का भी सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा कहता है ना कि वी शुड गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस. फिर एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज का जो पोजीशन है अपना, दैट आल्सो शोज कि इंडिया अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है. एंड इट सीम्स दैट ओवरऑल पिक्चर क्रिटिसिज्म ये है कि इंडिया हैज अबंडन्ड द साउथ साउथ कॉपरेशन, या फिर इंडिया हैज अबंडन्ड जो नाम कंट्रीज वगैरह है सारे. तो बट ऐसा है ना कि साउथ साउथ कॉपरेशन जो है, इट हैज ऑलवेज बीन लॉन्ग टर्म एजेंडा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का. न्यू रीजनलिज्म का अप्रोच लेके IBSA, IORA वगैरह हम कर ही रहे हैं. वी आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन अफ्रीका, CMLV, मतलब कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका. ठीक है, तो न्यू नैरेटिव बनाने की जरूरत है एंड कॉन्क्रीट चेंज दिखना चाहिए. इसमें एक यार कीवर्ड याद आ रहा है ना कि इंडिया प्रोमिसेस बट चाइना डिलीवर्स. दिस इज सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका. ये भी है मतलब इसमें.
और एम्बेसडर विजय प्रसाद है, इन्होंने बोला है कि देयर इज अ न्यू चार्टर लाइक एनआईओ बनाने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते सर, WTO नेगोशिएशन देख लेते हैं। इसमें एक ये भी पॉइंट है कि डिपेंडेंसी थ्योरी में ऐसा बोलते हैं कि इंडिया और चाइना रादर देन प्रोवाइडिंग लीडरशिप दे आर आल्सो जॉइनिंग द कोर स्टेट, ये खुद कोर स्टेट बनते जा रहे हैं एंड वो बाकियों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का। करेक्ट। इसमें आई थिंक वो जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी का मॉडल नहीं है, किसका है वो, जिसमें बोलते हैं कि कोर है, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी है, उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया एंड चाइना आर सेमी पेरिफेरीज। इमैनुअल ऑस्टिन। करेक्ट, इमैनुअल वालरस्टीन एंड वर्ल्ड सिस्टम थियरी है ना वो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सत्यन सर, कुड यू प्लीज स्क्रॉल डाउन। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। या फिर ये कल कंटिन्यू करना है। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? हाँ सर, कल ठीक रहेगा सर, अभी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, चलो चलेगा देन, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, पार्ट 2 कर लेंगे एंड आई थिंक फिर कल ये दोनों भी टॉपिक खत्म हो जाएंगे पूरा। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू and thank you for all your valuable inputs, and for those who are watching this on YouTube, please like, share and subscribe to our channel. Thank you guys.